हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैनल पे आपको क्लास 10 से रिलेटेड साइंस और एसएसटी से सारे चैप्टर्स के कंटेंट मिल जाएंगे और बोर्ड वाले टाइम पे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। और इस चैप्टर का एमसीक्यू मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो उसको मैंने लिंक पे डाला है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज, सबसे पहले रिसोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरमेंट that can be used to satisfy our needs। एनवायरमेंट में कोई भी चीज, मतलब जो भी चीज अवेलेबल है एनवायरमेंट जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो, वो होता है रिसोर्सेज। बेसिकली ये जो हम टी शर्ट का नहीं, एक रिसोर्स है, ये बोर्ड रिसोर्स है, ये पेन रिसोर्स है। और रिसोर्सेज भी दो टाइप के, जिससे इसमें है ना कि जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो, जिससे हमारी नीड्स पूरी हो, वो होता है रिसोर्सेज। नॉर्मली रिसोर्सेज भी दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, मैन मेड। अब नेचुरल कैसे, कॉटन नेचुरल रिसोर्स है, ठीक। और मैन मेड टी शर्ट, कॉटन की टी शर्ट्स मैन मेड हो जाएगी, क्योंकि जब तक ट्रांसफॉर्म किया ना जाए उसको तब तक वो नेचुरल रहेगा, फिर ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैन मेड हो जाएगा। यही रिसोर्सेज की डेफिनेशन। और इसके अब टाइप्स देख लेते हैं। इसको बहुत से टाइप से बांटा है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक्सेसिबिलिटी, ओनरशिप, डेवलपमेंट। चार टाइप्स में बांटा गया है, तो एक्सप्लेन करते हैं। ओरिजिन दो पार्ट्स में है, बायोटिक एंड एबायोटिक। नाम से पता चल रहा है बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, मतलब जो नॉर्मली लिविंग है, लिविंग मतलब जैसे विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, सब हो गया बायोटिक। और एबायोटिक में रॉक एंड मिनरल्स, ये सब भी रिसोर्सेज लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स है। बायोटिक में फ्लोरा फाउना भी आ जाएगा, वेजिटेशन आ जाएगा, ये होते हैं बायोटिक। ये तो एबायोटिक नाम से पता चल रहा। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। रेन्यूएबल वही है जैसे जो जल्दी खत्म ना हो, और नॉन रेन्यूएबल जो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाए। जैसे रेन्यूएबल में क्या है, सोलर एनर्जी, विंड बहुत है, कभी खत्म ही नहीं होगा। सोलर एनर्जी खत्म हो सकती है, वो तो बहुत बाद में, लेकिन विंड कभी खत्म नहीं होगा। नॉन रेन्यूएबल में अब जैसे पेट्रोल हो गया, खत्म हो रहा है धीरे धीरे, मोदी जी ने सबका प्राइस बढ़ा दिया है, तो वो आ जाएगा कि इसके एग्जांपल पे, नॉन रिन्यूएबल पे। किसका एग्जांपल, एक्सेसिबिलिटी, यानी खत्म हो सकता है, नहीं भी खत्म हो सकता है। ओके, आगे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये बहुत बढ़िया टॉपिक, ये बहुत बढ़िया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इस पे चार टाइप्स हैं मेनली, इसी से क्लास 10 में क्वेश्चंस भी आते हैं। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल वो है जैसे एक प्राइवेट इंडिविजुअल, वही जैसे किसी का घर है, वो उसके अंडर आएगा, वो उसका रिसोर्सेज है। जैसे मेरा घर है, आपका घर है, वो उसके खुद के मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल में आएगा। जैसे घर हो गया, हाँ नॉर्मली घर हो गया। एक कम्युनिटी, कम्युनिटी जैसे स्ट्रीट्स हो गए, पार्क्स हो गए, सोसाइटी हो गई। अब उसमें जैसे रोड्स है, ये कम्युनिटी की होगी। अब जैसे कोई बोलेगा डोंट वॉक ऑन माय रोड, दिस इज माइन, तो यूपी बिहार का होगा तो यही पे करेगा वो, क्योंकि कम्युनिटी रिसोर्स है भैया। ओके, तो समझ गए। कम्युनिटी रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स वो नाम से पता चला है जो प्राइवेट हो यानी खुद की हो, और कम्युनिटी रिसोर्स वो जो मतलब उस सोसाइटी में सबको, जैसे स्ट्रीट्स हो गए, पार्क्स हो गए। थर्ड है हमारा नेशनल। नेशनल, ये भी आराम से नॉर्मली आप लोग समझिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, थर्मल पावर प्लांट हो गए, डैम्स हो गए, ये सब आ जाएगा नेचुरल, मतलब नेशनल रिसोर्सेज में। और नेशनल रिसोर्सेज में एक चीज और है, जैसे किसी भी कंट्री की ये बाउंड्री लाइन, किसी भी कंट्री की ये बाउंड्री लाइन 22 नॉटिकल मील्स तक जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज, जो भी एरिया, जैसे हमारी इंडिया ना, इंडिया ऐसे है, तो यहाँ पे जो भी चीज ऑक्यूपाई करेगा ना, वो सब इंडिया के अंडर आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी रिसोर्स, कुछ भी निकले, सोना चांदी कुछ भी, सब इंडिया के अंदर आएगा। और इस 22 नॉटिकल मील्स के अंदर कोई भी दूसरे देश वाले बिना परमिशन के नहीं आ सकते। अगर बिना परमिशन के अगर आर्मी वाले आ जाए, जैसे पाकिस्तान की आर्मी अगर बिना परमिशन के आ जाएगी, तो उन लोग को प्रिजन में डाल दिया जाएगा, फिर ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाएगी। और इसी से एक रिलेटेड, मतलब इसी से सेम टू सेम इसका फोर्थ पार्ट, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उसके बिना आप समुद्र में या फिर किसी भी कॉन्टिनेंट में कुछ कर नहीं सकते। यानी अब जैसे मानिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, पाकिस्तान चाहे कि इंडियन ओशन में या फिर अरेबियन ओशन में कि अपना एक द्वीप बना ले, मतलब जैसे द्वीप बना ले, फिर कुछ भी बढ़िया सा बना ले बिना किसी इंस्टीट्यूशन के, तो नहीं। सब पहले उसको सारी कंट्रीज, मतलब जो इंस्टीट्यूशन होते हैं यूनाइटेड नेशंस, उन सबसे परमिशन लेना पड़ेगा, वो होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में भी एकदम जैसे इसमें 22 नॉटिकल मील्स है, तो हर कंट्री के
200 नॉटिकल मील्स तक जो भी एरिया आता है वो उस कंट्री का होगा। क्या 22 नॉटिकल मील्स, 200 नॉटिकल मील्स, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लास 10 के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये। 200 नॉटिकल मील्स में जो भी एरिया ऑक्यूपाई करेगा वो, जैसे इंडिया ही हमारा ना, तो ये केरला वाला हो गया, तमिलनाडु, तो इतने में जो भी एरिया ऑक्यूपाई करेगा वो इंडिया का। और ऐसे ही अंडमान एंड निकोबार, आप लोग सोचते होंगे ना कि अंडमान निकोबार तो बहुत नीचे है इंडिया से, तो कैसे वो हमारे देश का भाग है, तो ऐसे ही वो 200 वो इतने एरिया में आता है, तो वो 200 अपने 200 नॉटिकल मील्स के अंदर आता है, इसलिए वो इंडिया का यूनियन टेरिटरी है। ठीक, ये कौन सा पार्ट था मैंने ओनरशिप वाला बताया। अब डेवलपमेंट कुछ खास नॉर्मली पार्ट है, बस ऐसे बुक में दे दिया गया, पढ़ लीजिए आप लोग, कोई जरूरत नहीं, तभी भी एक्सप्लेन कर देते हैं, वीडियो चालू की है तो। पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक रिजर्व्स, पोटेंशियल रिसोर्सेस वो होते हैं जो हमारे पास हैं लेकिन उनका यूज अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। मतलब जैसे राजस्थान में बहुत सोलर एनर्जी है लेकिन वहां पे अभी भी बहुत कम 40% ही विंड मिल्स हैं, तो ये जाते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो हो जाते हैं जो हमारे पास हैं लेकिन अभी उनका यूज पूरी तरह, मतलब उनका यूज हो भी रहा है लेकिन अभी उससे लोग सेटिस्फाई नहीं है, वो हो जाते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स, स्टॉक मतलब हमारे पास इतने, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको हम लोग यूज कर सके। अब जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब क्लास 10th में ही है हाइड्रोलिसिस, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को के मतलब अलग कर देते हैं, माने वाटर को अलग कर सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी भी मतलब सक्सेस टेक्नोलॉजी नहीं है, वही आ जाता है स्टॉक में। समझ गए ना कि अब वाटर, मतलब वाटर H2O होता है ना, H2O, तो इन दोनों को हम लोग अभी भी एकदम सक्सेस नहीं कि इसको अलग ही करते हैं, बस नाम के लिए बस केमिस्ट्री में बता दिया कि नहीं। तो जब मैं भी क्लास 10th में था तो मैं भी ये सोचता था कि नहीं ऐसा तो है नहीं, और ये एग्जांपल बुक में भी आपने दिया है, मतलब एनसीईआरटी में तो नहीं, लेकिन अगर आप गाइड पढ़ते होंगे तो उसमें सब दिया है। लास्ट है हमारा रिजर्व्स, आप लोग देख के समझेंगे। रिजर्व का दूसरा मतलब एक सिमिलर नेम बैकअप में हम लोगों ने इसको बचा के रखा है। कैसे, किसको बचा के रखा है? फ्यूल्स को, पेट्रोल को। हमारी इंडियन आर्मी जो है, मतलब अब देख रहे हैं ना कि पेट्रोल एकदम खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो मोदी जी ने खूब बढ़ा दिया, लोग अब साइकिल पे चल रहे हैं ना, तो इसे क्यों? क्योंकि पेट्रोल अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और इंडियन मान लीजिए फ्यूचर में कभी वॉर हो जाए, सिर्फ इंडिया का नहीं, मैं किसी भी देश का एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्यूचर में अगर कहीं वॉर हो जाए तो क्या, अगर हमारे जो जेट्स हैं उनको उड़ाना रहे, मतलब दूसरे कंट्रीज में जाएंगे ना, अगर हमारे टैंक्स उन सब में फ्यूल ही नहीं जो यूज होता है, तो फ्यूल रहेगा ही नहीं, तो कहां से हम फाइट कर पाएंगे? इससे तो हम लोग हार ही जाएंगे वॉर में। तो बस एक ये रिजर्व में एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने लोग पेट्रोल और सिक्योर कर रखे हैं आगे फ्यूचर में यूज के लिए, वॉर के यूज के लिए। ये हमारा मैंने रिसोर्सेस आपको बता दिया, उसके बेसिस मैंने बता दी, बेसिस के टाइप्स मैंने बता दी। अब इसके देखते हैं कि मतलब रिसोर्सेज को बचाने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए गए, क्योंकि रिसोर्सेज तो है बहुत, पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज हर जगह है, लेकिन जैसे अब पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, दिन ब दिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड्स और हाई हो रही है, जिसकी वजह से बहुत डिग्रेड भी हो रहा है रिसोर्सेज, मतलब बहुत हानि भी पहुंच रही है रिसोर्सेज की। तो उसके लिए एफर्ट्स जो इस्तेमाल किए, मतलब एफर्ट्स जो लाए गए। फर्स्ट टाइम क्लब ऑफ रोम 1968, सबसे पहला क्लब ऑफ रोम में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें लगभग 200 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें इंडिया ने, मतलब इसमें इंडिया ने इस टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसमें इन लोगों ने यही किया था कि नहीं, अब हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो अब हम लोग को भी इसके लिए प्लान करना पड़ेगा। नॉर्मली यही था, इसका डेट याद कर लीजिए 1968। फिर आया ब्रूटलैंड कमीशन में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1987 में। ब्रूटलैंड कमीशन ने ही इंट्रोड्यूस कराया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज को बिना डैमेज किए डेवलप होना, मतलब हमारे रिसोर्स जितनी भी हमारी रिसोर्सेज है, मतलब जैसे अगर हम लोग को डेवलप होना है तो क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिकली हम लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर गुड्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जैसे लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन खूब हो रहा है, तो बस यही कि हमारी जो अभी प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उसको बिना डैमेज किए डेवलपमेंट करना, उसको होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एजेंडा 21 नाम से थोड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। एजेंडा 21 यही, ब्रूटलैंड कमीशन में यही बताया गया था कि जितने मतलब 200 कंट्रीज उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कहां पे? रियो डी जेनेरियो
रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। इसकी मैं डेट आपको बता दे रहा हूं, रियो डे जेनेरियो और सुमित, हाँ रियो डे जेनेरियो और सुमित 1992। इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया था। रियो डे जो इसी में इसी में पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने, तो उसमें एजेंडा 21 एक टर्म लाया गया था। एजेंडा 21 नॉर्मली वही है कि सारी कंट्रीज को ये बताया गया था कि नहीं आपको अपने कंट्री जैसे उस टाइम मान लीजिए उस टाइम मान लीजिए मोदी जी गए होंगे उसमें, तो जो मोदी जी उनको ये बोला गया है कि आप अपने देश के अंदर ऐसे 21 रूल्स लाइए, ऐसे 21 रूल्स लाइए जिससे हमारी रिसोर्सेज प्रोटेक्ट हो। वो हो जाता है एजेंडा 21, और वो आपके ऊपर कोई भी रूल लाइए आप, वो आपके ऊपर वो वहां के प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि कोई भी रूल लाइए, वो आपके ऊपर, उसी को बोलते हैं, लेकिन रूल्स 21 होने चाहिए, उसी को बोलते हैं एजेंडा 21। और मैंने एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया कि इस एनसीईआरटी में शुरुआत में ये दिया है 43% प्लेन्स है इंडिया में, 30% माउंटेन्स हैं और 27% प्लेट्यू है। ये याद कर लीजिएगा, बहुत उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तभी भी पूछ सकता है कि माउंटेन्स कितने परसेंट है इंडिया में ऑक्यूपाई करते हैं ना। एफर्ट्स मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं स्टेप्स, आखिर अब जैसे एफर्ट्स तो उस टाइम नेशनल लेवल पे एफर्ट्स हुआ, लेकिन जैसे अब कंट्री वाइज क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। स्टेप्स ये कि आइडेंटिफिकेशंस, मैप्स, इन्वेस्टमेंट, मैचिंग। सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स कहां पे कम है। अब जैसे हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ पे गेहूं चावल बहुत होता है तो, और अरुणाचल प्रदेश में राइस बहुत होता है, लेकिन वहां पे व्हीट गेहूं नहीं हो पाता है ठीक से। तो अब वहां पे ऐसा प्लान लाना कि नहीं वहां पे भी हम लोग गेहूं उगा सकें, तो वही होता है आइडेंटिफिकेशन। मैप वाइज जैसे स्टेट टू स्टेट वाइज। इन्वेस्टमेंट, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बिना इन्वेस्टमेंट के हम लोग अपनी कंट्री में कुछ कर नहीं पाएंगे। मैचिंग वही जो मैंने आपको बताया, मैच करना चाहिए। यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश को मान लीजिए, उत्तर प्रदेश इसमें एलुवियल सॉइल पाया जाता है, सॉइल पार्ट है इसमें, आगे बताएंगे। एलुवियल सॉइल पाया जाता है, एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होता है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग हर तरीके की एग्रीकल्चर वैरायटीज है, तो अब बहुत सी जगह पे एकदम नहीं है, तो इसीलिए एक मैचिंग होना चाहिए कि नहीं यहाँ पे कौन सी चीजें नहीं पाई जाती, ताकि हम वहां पे वो एफर्ट लगाएं तो हम लोग वहां पे वो चीज ला सकें। और फिर इसी में स्टेप्स के बाद ही हमारा नीड। और जैसे अब कंट्री वाइज जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम 1950 में लाई गई थी पंचवर्षीय योजना, उसको प्लानिंग कमीशन बोला जाता है। 1950 में ये इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन 1951 में पहली योजना लाई गई थी। पंचवर्षीय योजना नाम से पता चला 5 साल की योजना होती थी, उसमें लोग नॉर्मली डैम बनवाते थे, थर्मल पावर प्लांट बनाते थे, मानिए आगे का टॉपिक है, वो तो मैंने बस आपको बता दिया। तो यही कंट्री में पंचवर्षीय योजना है। अब वही चेंज हो गया नीति आयोग में। ओके, अब है नीड, हमें स्टेप्स मैंने बता दिया, इसका नीड क्या है, नीड क्यों हमें अगर आखिर स्टेप्स लेने चाहिए रिसोर्सेज, जैसे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो आखिर हमने एफर्ट्स तो लगा दिए, लेकिन आखिर क्यों, कैसे कम हो रहे, तो सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स, हमारे नीड सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस, यानी जैसे होता है ना, होता क्या, जैसे अडानी है ना, जो इंडिया पे सेकंड नंबर पे जो सबसे रिच है, उनका नाम है अडानी, पूरा नाम को नहीं याद आ रहा है, अडानी नाम है उनका। तो अडानी ना अब क्या करता है कि वो एग्रीकल्चर में भी घुस गया है, कि वो फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स को अब अपने कंपनी से टैग चिट लगा के को पास करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो अमीर थे और अमीर हो जा रहे हैं, गरीब जो अपने खेत में उगाते थे वो गरीब ही रह जा रहे हैं। तो एक सबसिस्टेंस एक्सिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, और अगर ये ना रहे ना, इसीलिए आज देखिए एक्यूमुलेशन हो गई है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से सोसाइटी 2 भाग में बढ़ गई, रिच एंड पुअर, क्योंकि गरीब से कोई आ नहीं रहा, लेकिन सबको एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट चाहिए तो रिच के पास ही जा रहा है, पुअर अपना कुछ कर नहीं पा रहा ठीक से। ओके, सम रीजन्स आर नॉट हैव रिच इन रिसोर्सेज, सम रीजन। यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ पे तो एनालाइज करना पड़ेगा हमें कि आखिर कौन सी जगह पे कौन सी चीज, कौन सी जगह पे कौन से रिसोर्सेज कम है, कौन सी जगह पे कौन से रिसोर्सेज ज्यादा है। तो ऐसे यहाँ पे एक एनालाइज करना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे कौन सी चीज, वहां पे कौन सा रिसोर्स सबसे कम है या फिर ज्यादा है। तो एक यही है कि हमें नीड फॉर प्लानिंग क्यों करना चाहिए। इसका समरी मैं अभी
मतलब इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में बता दूंगा। नेक्स्ट वाले स्लाइड में हमें बस ये नॉर्मली दो चीज पढ़ना है, क्योंकि रिसोर्सेज को हमें दो भाग में बांटा है। जैसे वो नेचुरल और मैन मेड ये तो हो गया, लेकिन डेवलपमेंट को हमने दो भाग में बांटा है, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल डेवलपमेंट। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा डेवलपमेंट वाला पार्ट आ गया है, जिसमें डेवलप अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है ना, तो दो तरफ से मतलब दो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, पहले लैंड पे और सॉइल पे। क्योंकि अब लैंड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर किसी को भी डेवलप करना है, लैंड ही इंडिया का पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि हम लोग लैंड पे रहते हैं, लैंड पे हमारे प्लांट्स फ्लोरा फाउना है, उसी से हमें फोटोसिंथेसिस तो ऑक्सीजन मिलती है। अब लैंड मतलब इंडिया का फिजिकल आपको बताने जा रहे हैं। लैंड इंडिया में कितना है? 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर्स, 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर्स है। इंडिया में नेट सोन एरिया है, फैलो लैंड है, और नेट सॉरी यहाँ पे मैंने दो बार लिख दिया है, नेट सोन एरिया और फैलो लैंड। नेट सोन एरिया वो होता है जिसमें मतलब एक ऐसा लैंड होता है, फर्टाइल लैंड होता है, लेकिन ऐसा लैंड होता है जो साल भर में बस एक मतलब उस पे एक ही चीज, एक ही कोई क्रॉप लगाया जाए साल भर में एक बार में, वो हो जाता है नेट सोन एरिया। फैलो लैंड कल्टीवेटेड लेस देन 1 ईयर, मतलब एक साल से कम, 8 से फिर एक साल 12 महीने होते हैं ना, 8 से 9 महीने जिसपे कल्टीवेशन की जब हो जाता है फैलो लैंड, जिसपे एक साल में एक चीज उगाया हो जाता है नेट सोन एरिया। ये हो गया हमारा लैंड का फैक्टर। और लैंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसी पे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इसी पे से तो आते हैं। अब इसका कॉस्ट, अब क्योंकि लैंड है तो डिग्रेड होगा, जाहिर सी बात है। तो लैंड का डिग्रेडेशन हम लोग देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, मिनरल प्रोसेसिंग, माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कारण है कॉस्ट का, मतलब डिग्रेडेशन का, जिससे हमारा लैंड वो हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन क्या है? बहुत पहले हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर्स इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। मतलब एक बार में लगभग 100 पेड़, 150 पेड़ काट देना, वो हो जाता है डिफॉरेस्टेशन। ओवरग्रेजिंग, गैया भैंस को खूब चलाते हैं लोग, इतना खाली हो जाता पूरा एरिया, वो हो जाता है ओवरग्रेजिंग। मिनरल प्रोसेसिंग, वहां पे अब जैसे आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मिनरल प्रोसेसिंग, माइनिंग, ये दोनों लगभग सिमिलर ही है, मिनरल प्रोसेसिंग और माइनिंग। तो मिनरल प्रोसेसिंग में यही है कि जैसे कोई भी एक एरिया, वहां पे मान लीजिए कोल, मतलब सोना, वहां पे एक किलो सोना है, लेकिन वो एरिया बहुत इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। सॉरी, थोड़ा पंखा बंद करके वीडियो बनाते, थोड़ा पसीना मारा। बैक टू द टॉपिक। 1 किलो सोना है, लेकिन वो एरिया बहुत, मतलब उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, ठीक। तो अब लोग क्या करते हैं कि 1 किलो सोना है तो वहां पे खुदाई खूब करने लगते हैं, नहीं हमको 1 किलो सोना निकालना, इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि जो मतलब इन्वेस्ट में इतना पैसा लग जाता है कि जो फिर 1 किलो सोना से निकला है उसका पैसा आपको मिल नहीं पाता। तो यही हो जाता है मिनरल प्रोसेसिंग, माइनिंग, जिसमें मतलब लैंड तो डिग्रेड हो ही रहा है, उतना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन तभी भी लोग मतलब खूब खुदाई करते रहते हैं। 1 किलो सोना के लिए आप लोग मान लीजिए 10 लाख लगा दिए, तो 1 किलो सोना 10 लाख, मतलब फिर उतने लेबर लगाएंगे, जेसीबी लगाएंगे, उतनी बड़ी बड़ी मशीन्स लगाएंगे, तो इसलिए ये भी एक प्रोसेस में आ जाता है, माइनर प्रोसेसिंग और माइनिंग में। और हर जगह अब झारखंड में बहुत होता है ये सब, झारखंड में, फिर ऊपर लद्दाख वाले एरिया में, ये सब में बहुत होता है। अब प्रोसेस है, तो अब भारत सरकार इसका वो कंजर्व तो करेगी। कैसे कंजर्व करते हैं लैंड को? एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, शेल्टर बेड्स, प्रॉपर डिस्चार्ज। एफॉरेस्टेशन, दोनों वर्ड एकदम सिमिलर है, दोनों आप लोग पढ़े हैं। एफॉरेस्टेशन होता है प्लांटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर, 100-150 पेड़ एक साथ लगा देना, पौधे एक साथ लगा देना, हो जाता है एफॉरेस्टेशन। उससे क्या होगा? हमारी ओजोन लेयर और परफेक्ट होगी। ओजोन लेयर, इसमें एक पॉइंट है ओजोन लेयर डेप्लीशन। ओजोन लेयर डेप्लीशन में यही है कि जहां पे भी प्लांट्स कम हो जाते हैं, प्लांट्स फ्लोरा और फौना, मतलब फ्लोरा में कमी आ जाती है, तो ओजोन लेयर मान लीजिए इतनी पतली। ओजोन लेयर क्या होती है? जो हम लोग को सन से निकलने वाली हानिकारक रेज, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज से जो प्रोटेक्ट करती है, वो होती है हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर मान लीजिए इतनी मोटी है, और वहां पे अगर फ्लोरा, वहां पे वेजिटेशन बढ़िया नहीं, वहां पे प्लांट्स की कमी, वहां पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होता जा रहा है कि धीरे धीरे पतली, धीरे धीरे ये कम होती जा रही है, इतनी हो जा रही है। कोई बहुत सी जगह पे एकदम कम है, जैसे कि एग्जांपल अंटार्कटिका में ओजोन लेयर एकदम घट गई है। हाँ, फिर आगे है
कहा गया प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन करने से क्या होगा, ओजोन लेयर हमारी बहुत बढ़िया होगी। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि नहीं इस लैंड पे हमें इतना ही ग्रेज करवाना है अपनी गैया भैंस को, क्योंकि ऐसे लोग लेके चले जाते हैं पूरा मैदान खाली रहता है, फुटबॉल का ग्राउंड बना देते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में खूब होगा, खूब ऐसा होता है। आगे शेल्टर बेड्स, प्रॉपर डिस्चार्ज। शेल्टर बेड्स वही होता है जैसे पहले क्या करते थे लोग, खेत पे खेतों में जैसे जितने भी हमारे खेत होते थे उनमें साइड साइड में ऐसे 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 हाँ एक रास्ता तो होता ही है, लेकिन जैसे एक छोटे छोटे पेड़ पौधे टाइप के लगा देते थे, जिससे कभी कभी आंधी या फिर तूफान यानी मतलब बहुत तेज में फोर्स में हवाएं आती थी तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खराब हो जाते थे, एग्रीकल्चर गुड्स खराब हो जाते थे, तो उससे खराब नहीं होते थे। वही होता है शेल्टर बेड्स, और ये बहुत कम देखा जा रहा है, मतलब एकदम नहीं शेल्टर बेड्स का यूज होता है। प्रॉपर डिस्चार्ज, अब जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, गार्बेज को भी इकट्ठा हो रहा है, और हर एक स्टेट का हर एक सिटी का एक डंपिंग यार्ड होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कहीं भी मोहल्ले के बाहर खूब फेंक देते हैं। नगर निगम वाले भी साफ सफाई करते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं, बहुत लोग खेतों में डाल देते हैं। और सबसे मतलब सबसे ज्यादा नुकसान करता है प्लास्टिक ही नुकसान करता है। तो प्लास्टिक वजह से प्लास्टिक वहां पे डाल देते, सॉइल वहां पे खराब हो जाता है। ये हो गया पूरा लैंड। लैंड में मैंने पता लैंड का पैटर्न क्या है इंडिया में, फैलो लैंड क्या होता है, नेट सोलियरी क्या होता है, कॉसेस क्या है, उसको कंजर्व कैसे करें, ये मैंने लैंड में बता दिया। लैंड पार्ट अब हमारा खत्म हो गया, अब हम आ रहे हैं सॉइल वाले पार्ट में, ये हमारा लास्ट पार्ट है। A living system takes millions of years to form few centimeter soil. एक लिविंग सिस्टम जो है हमारा वो लगभग मिलियंस ऑफ इयर्स लेता है एक इतने सेंटीमीटर मतलब एक प्योर फर्टाइल सॉइल फॉर्म करने में। तो बहुत सॉइल भी बहुत बड़ी चीज, और सॉइल से ही हर चीज होना है, सॉइल के भी बहुत से टाइप्स है, सॉइल से ही हर चीज होना है, सॉइल में ही वेजिटेशन एग्रीकल्चर सब सॉइल से ही होता है। तो देख लीजिए अगर हमारा क्लाइमेट बढ़िया, इसका मतलब इसको सॉइल को और परफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक रिलीफ, पैराड्रॉप, टाइम एंड क्लाइमेट। टाइम तो चाहिए सफिशिएंट टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। रिलीफ यानी फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट बढ़िया होना चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए, बारिश थोड़ा ठीक होना चाहिए, तभी वो सॉइल फर्टाइल हो पाएगा। अब इसको देखते हैं मेथड्स, मतलब मेथड्स क्या है इसको बचाने के लिए सॉइल को, क्योंकि सॉइल में वो डिग्रेड हो रहा है प्लास्टिक वजह से। मेथड्स है काउंटर प्लानिंग, एफोरेस्टेशन, शेल्टर बेड्स। लगभग लैंड और सॉइल दोनों एक ही है, बस क्या है लैंड जो हम लोग नॉर्मल लैंड पे हम चलते हैं, हम घर बनाते हैं, और सॉइल क्या होता है जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं। तो लैंड भी जिस तरीके से मतलब इसको जैसे डिग्रेड हो रहा है, सॉइल भी उसी तरीके से डिग्रेड होगा, सॉइल इरोजन हो जाता है, और हाँ सॉइल इरोजन होता है। तो वही की काउंटर प्लानिंग मतलब जैसे मैंने आपको एक खेत वाला सिस्टम बताया ना, तो इसमें एक प्रॉपर वे होना चाहिए आने जाने के लिए, शेल्टर बेड्स होने चाहिए। कोई भी आपके खेत में चल जाएगा तो फर्टाइल नहीं रह जाता है। एफोरेस्टेशन यानी प्लांटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर हो जाता है एफोरेस्टेशन। शेल्टर बेड्स मैंने बता ही दिया। अब देखते हैं इसके टाइप्स, सॉइल्स के टाइप। इस चैप्टर में लास्ट पॉइंट है, पहला है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। टोटल 6 टाइप के सॉइल्स हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इंडिया के जितने भी सॉइल्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया था, मैप के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। क्लास 10 वाले जरूर चेक करेंगे। ये तो मैंने इसमें बस बता दिया। सबसे फर्टाइल होता है एलुवियल सॉइल, ये हमारे नॉर्थन वाले एरिया में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल थोड़ा इस तरफ नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, गुजरात महाराष्ट्र वाले में पाया जाता है। रेड सॉइल बीच वाले पार्ट में पाया जाता है। लेटराइट सॉइल भी जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा है, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे मतलब बहुत कम पाया जाता है। एरिड सॉइल एक तरीके से सैंडी सॉइल होता है, मतलब एरिड सॉइल एकदम सैंडी सॉइल जो ज्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। ठीक, फॉरेस्ट सॉइल नाम से आप लोग समझ में आ रहा है, जहाँ पे फॉरेस्ट होगा वहां पे फॉरेस्ट सॉइल पाया जाएगा। ओके, तो फिर ये आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। मैं एक बार इसका एक शॉर्ट समरी दे दूं कि मैंने बताया रिसोर्सेज क्या होती हैं। रिसोर्सेज 2 टाइप के, नेचुरल और मैन मेड, और रिसोर्सेज को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, उन कैटेगरीज वो कैटेगरी कितने टाइप्स की वो मैंने बता दिया। फिर उसको मतलब कौन से एफर्ट्स लगाए गए, फिर लैंड क्या होता है, लैंड का पैटर्न क्या है, कॉजेस क्या है, कैसे कंजर्व करें, सॉइल को मैंने बता दिया, मेथड्स बता दिया, और फिर कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, और जो ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोग वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। तो फिर ये वीडियो आपको कैसा लगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि अब टर्म 1 आने वाला है, और मैं जल्दी और से चैप्टर, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं हिस्ट्री मैंने अपलोड किया है, अब मैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स भी धीरे अपलोड करूंगा। ओके, आज के लिए थैंक यू।